आपका कैमरा ऑफ है? भी हो जाएगा। तो हम स्टार्ट बच्चे उसी एक्सपेरिमेंट से करेंगे जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड। जहां तक मेरे को लगता है कि तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तुम्हें याद आ जाएगा अभी, और नहीं भी याद होगा तो हम अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। आओ, तो यहाँ पर पढ़ेंगे। गिर जाएगा पानी। और आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था ना मैंने कि तुम्हारी मतलब फ्राइडे सैटरडे क्लास मैं नहीं लूंगा। नो सर। अच्छा, मैंने B1 वालों को बताया था। बच्चे मैं ना आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ फ्राइडे और सैटरडे के लिए, मतलब जाऊंगा तो वैसे मंडे को, पर मंडे को क्लास लेंगे हम। फ्राइडे और सैटरडे को तुम्हारी क्लास नहीं लो, मतलब फिजिक्स की क्लास तो होगी लेकिन मैं नहीं लूंगा उस टाइम, ठीक है। तो फ्राइडे को ये फिजिक्स की सिर्फ तुम्हारी सिर्फ सैटरडे को है, B1 की फ्राइडे को है, राइट। हाँ, तो तुम्हारी सिर्फ सैटरडे सैटरडे को एक दिन क्लास मैं नहीं लूंगा। हमारी फ्राइडे को है, उनकी मतलब सैटरडे जब को। भी जब भी है, ठीक है। तो फ्राइडे को तुम्हारी क्लास कोई और टीचर लेगा और वो क्या कराएगा तुम्हें, बाइंडिंग एनर्जी क्या कराएंगे, बाइंडिंग एनर्जी। और उससे पहले वाला पोर्शन हम अभी कर ही रहे हैं, ठीक है। तो हैरी को कोई कहो कि हैरी की क्लास ज्वाइन क्यों नहीं हो रही भाई। फिर कौन लेंगे हमारी एक्स्ट्रा क्लास? बच्चे ये तो मेरे को भी अभी आइडिया नहीं है कौन लेगा। एक सेकंड रुको, वो हमारा बालक बाहर रह गया एक। उसने शोर मचा रखा है, एंट्री दो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम स्क्रीन शेयर ही कर देते हैं। स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? यस सर। नो सर। अब दिख रही है? यस सर। यस सर। अब तो दिख रही होगी ना? यस तो मैं भी दिख रहा हूँ, यस लिखा हुआ भी दिख रहा है, ये जो लिख रहा हूँ। चलो अब ध्यान से देखो, ये एक एक्सपेरिमेंट है बच्चे, रदरफोर्ड जी ने जो किया था। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें हुआ क्या था, हमने अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवाए थे न्यूक्लियस के पास। कहां पर? न्यूक्लियस के अल्फा पार्टिकल तुम्हें पता है कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, है ना। अल्फा पार्टिकल भी, और न्यूक्लियस भी कैसा चार्ज होता है सर? पॉजिटिव। तो हमने देखा, जब हमने वैसे एटम्स के अंदर स्ट्राइक करवाए थे अल्फा पार्टिकल, फिर हमने देखा था कि ऐसे कैसे किया है। सर आस्किंग टू बी लेटिन स्क्रीन पर है। अब क्या नाम है उस बच्चे का? हैरी आ गया क्या? हैरी, हैरी आ गए क्या आप? अच्छा, वो धीरे धीरे आएंगे बच्चे, अब क्या कर सकते हैं। देखो मेरे सामने तो कोई है ही नहीं। आप लोगों को रिक्वेस्ट दिख रही है आते हुए? बताओ मुझे किसी बच्चे की स्क्रीन पे। नो सर। अब कैसे मान ले हम हैरी आया हुआ है? सर आ गया। हो गया सर ज्वाइन। आ गया, चलो बढ़िया। तो ये देखो एक्सपेरिमेंट दिख रहा है सबको बच्चे। यहाँ पर हमने एटम पे स्ट्राइक करवाया, कौन सा है पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। तो आइए स्ट्राइक करवाते हैं। ये डब्बा खोला हमने, अल्फा पार्टिकल आ गए, दिख रहे हैं अभी सारे अल्फा पार्टिकल? यस सर। यस सर। बीच में जो येलो कलर से है ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और ये जो पिंक कलर के आ रहे हैं ये कौन है? अल्फा। तो आप देखो ध्यान से कैसे जा रहे हैं ये। रैंडमली न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं। दूर भी है ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है पहली बात तो। न्यूक्लियस से ये बाहर पूरा सर्कल जो बना हुआ ये एटम है। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो सीधे ही निकले जा रहे हैं, देखो बिल्कुल बिना टकराए न्यूक्लियस से, बिल्कुल सीधे जैसे आए हैं वैसे का वैसे निकल गए। जैसे ये वाले पार्टिकल देखो, ये यहाँ से जा रहे हैं, ये सीधा निकल गया, ये भी सीधा निकल गया, ये भी सीधा निकल गया, देखो ये भी सीधा निकल गया,
जो बाहर से निकले जा रहे हैं, दिख रहा है खाली Yes, स्पेस। sir. तो बहुत सारे पार्टिकल तो सीधे ही निकल गए क्योंकि कोई टकराने वाला ही नहीं है उसके साथ, तो जिससे टकराएगा ही नहीं तो वो सीधा ही निकल जाएगा, सी बात है। कुछ टकराए तो वो बहुत कम टकराए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो देखो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास से निकले हैं, देखना इस ब्लू वाले रीजन से आए हैं, देखो दिख रहे हैं, Yes, sir. Yes, sir. है ना। लेकिन टकराए तो वो भी नहीं है, टकरा नहीं सक रहे, क्यों? क्योंकि दोनों पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो इसलिए नहीं टकराएंगे। ये बेसिकली हमने न्यूक्लियस के बारे में जानकारी देता है, कैसे कि सर बहुत सारे एटम जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो तो बिना टकराए निकल गए, इसका मतलब एटम का बहुत सारा स्पेस तो क्या था, खाली था सर, खाली था। कुछ थे जो टकराए थे थोड़े बहुत, इसका मतलब सर जो कुछ टकराए थे इसका मतलब वो थोड़े से ही, जिससे भी टकराए हैं वो थोड़े से ही रीजन में फैला हुआ है। इससे पता लगा जिस न्यूक्लियस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो येलो वाली चीज, पार्टिकल जो टाइप जिससे टकरा रही है चीज, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हुआ है, जो कि न्यूक्लियस है, वो थोड़े से ही रीजन में फैला हुआ है। क्योंकि अगर बहुत बड़े रीजन में फैला होता तो बहुत सारे पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते, लेकिन बहुत सारे पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं हुए, बहुत थोड़े से पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे। इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वो कितने रीजन में फैला हुआ है सर, स्मॉल रीजन। कुछ पार्टिकल, बहुत बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे जो बहुत बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे। बहुत बड़े का मतलब है यहाँ पर 90 से 180 के बीच में। तो इसका मतलब जब भी वो टकराए हैं, अच्छा खासा टकराए हैं, मतलब वो जो पार्टिकल जिसने उसको डिफ्लेक्ट किया है वो स्मॉल रीजन पे तो है लेकिन अच्छा खासा हैवी है, अल्फा पार्टिकल के जैसा अच्छा खासा हैवी है। तो इसका मतलब वो जो पार्टिकल जो न्यूक्लियस है वो स्मॉल रीजन पे तो है, लेकिन उस स्मॉल रीजन में उसका सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है। समझ में आ रहा है? उसका सारा का सारा मास उसी स्मॉल रीजन में लाई कर रहा है। तो न्यूक्लियस के बारे में इससे हमें पता चला, एक तो न्यूक्लियस स्मॉल रीजन में लाई करता है, दूसरा एटम का बहुत सारा स्पेस तो कैसा ही है, खाली है। न्यूक्लियस जहां है वो मास बहुत ज्यादा है, मतलब वहां पर उसका सारा का सारा मास उस छोटे से रीजन में ही क्या है, कंसंट्रेटेड है। समझ में आ रही है बात? यस। यहाँ पर देखना, अभी तुम्हें अलग से दिखाएं, ये देखो ये न्यूक्लियस है और ये अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं। तो देखो कोई भी टकरा रहा है क्या, देखो नो सर। नो सर। आराम से निकले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं, इस हिसाब से चलता रहेगा। चलो यही तुम्हें बताना था, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, कैसे कैसे क्या हुआ? चलो अब हम पहुंचते हैं अपने एक्चुअल पीपीटी की तरफ। दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। आज का यही हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हमने एक तो कंक्लूजन बताना, दूसरा न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी। चलो अब बात करते हैं आगे। कंक्लूजन किसके? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के। तुमने अल्फा पार्टिकल्स डाले और वो स्कैटर हो गए, न्यूक्लियस की वजह से वो क्या हो गए, स्कैटर हो गए डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है क्या? किसको मेरी वीडियो दिखाई नहीं दे रही सर? दिख रही है सर। सबको दिख रही है? सरिता को नहीं दिखाई दे रही। सरिता 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 आवाज आ रही है मेरी? सर यामिनी है वो। यामिनी सर। यामिनी याद आ रही, आवाज आ रही है मेरी? वो लेफ्ट हो गई थी शायद। अभी चलो कोई बात नहीं, उसका नेटवर्क एरर है। आओ थोड़ा सा बात करते हैं। देखो यही अल्फा पार्टिकल था, ये स्ट्राइक हुआ है गोल्ड फॉइल। अच्छा जिस न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं जिसपे वो स्ट्राइक हो रहा है वो कौन सा है सर? गोल्ड फॉइल वाला। कौन सा है? गोल्ड फॉइल का। एटॉमिक नंबर उसमें जो वही लेंगे, गोल्ड का एटम लेते हैं। गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79। कितना होता है? 79। अब क्या हुआ बच्चे, ये अल्फा पार्टिकल गए टकराए, कुछ बिल्कुल सीधे निकल गए, कुछ क्या निकल गए, डिफ्लेक्ट हुए। उनका कंक्लूजन पहले देख लो, ये है। देखो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो पास हो गए सीधा अनडिफ्लेक्टेड, और डिफ्लेक्ट भी हुए तो बहुत थोड़ा, 0 से लेकर कितना डिग्री, बस 15 डिग्री से। ठीक है, ये बहुत सारे पार्टिकल्स तो ऐसे गए। इसका मतलब एटम का बहुत सारा स्पेस तो कैसा है सर? एम्प्टी। तो ये देखो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है क्या? यस सर। कुछ हुए वो 15 से 90, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हुए, लेकिन ये सम पार्टिकल्स है सर।
इसका मतलब एटम के पास जो है वो सेंटर के आसपास उसके कुछ पार्ट है चार्ज न्यूक्लियस, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज अगर डिफ्लेक्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज अगर अट्रैक्ट होता तो नेगेटिव चार्ज से होता, लेकिन वो डिफ्लेक्ट दूसरी साइड चला गया तो सामने भी कौन सा चार्ज होगा, मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव। न्यूक्लियस चार्ज के बारे में भी पता लग गया और एक छोटे से रीजन पे फैला है ये हमें पता लग गया। लेकिन कुछ डिफ्लेक्ट बैक हो गए, यानी उनका एंगल 90 या 90 से ज्यादा है, तो वो बहुत कम पार्टिकल थे ऐसे। लेकिन इससे हमें पता क्या चला कि जो न्यूक्लियस है उसका सारा मास एक जगह पर कंसंट्रेटेड है, यानी वो बहुत डेंस है। क्या है? स्मॉल है लेकिन बहुत डेंस है सर। मोस्ट ऑफ द एटम का मास कहां पर ही लाई करता है, क्योंकि देखो टकरा रहे हैं, बीच में आकर कहीं टकरा रहे हैं, बीच के आसपास वहां पर नहीं कुछ लाई कर रहा है। एटम का सारा स्पेस तो खाली है, तो सारा का हमारा मास कहाँ होगा? उस वहीं बीच में, और उस बीच में कौन प्रेजेंट है सर? न्यूक्लियस। तो इससे पता चलता है कि न्यूक्लियस एटम्स का सारा मास, लगभग सारा मास, लगभग किसके पास है सर? न्यूक्लियस। क्लियर है क्या सबको यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। सबसे पहले एटम का बहुत सारा स्पेस तो कैसा होता है बच्चे? खाली है। और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और बहुत स्मॉल रीजन में फैला होता है, और उसका सारा एटम का लगभग सारा का सारा मास किसके पास होगा? लगभग। चलो, ये कंक्लूजन थे। अब हमें पता है अल्फा पार्टिकल स्कैटर तो हुए थे सर, है ना? कोई अल्फा पार्टिकल 0 पे हुआ है, कोई 0 से 15 के बीच में हुआ है, कुछ 15 से 90 के बीच में हुआ है, कुछ 90 से 180 के बीच में हुआ है। ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी थी? 0 से 15 वाली, उसके बाद 15 से 90 वालों की, और उसके बाद 90 से 80। 180। डिफरेंट थीटा के लिए भाई 0 से 90 15 के डिग्री पर कुछ और नंबर हो गया अल्फा पार्टिकल्स के, 15 से 90 के बीच में अल्फा पार्टिकल्स के कुछ और नंबर होंगे, 90 से 80 के बीच में कुछ और। तो डिफरेंट अल्फा पार्टिकल डिफरेंट एंगल्स पर अलग अलग तरीके से स्ट्राइक मतलब डिफ्लेक्ट हुए होंगे। तो इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटली है, तुमने सिर्फ अब इसके रिजल्ट्स को दिमाग में रखना है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है, मैं वो दिखा रहा हूँ धीरे धीरे, लर्न करवाना मेरा काम है, तुम ध्यान से देखते रहना बस, ठीक है? तो ये है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या है? स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। एन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल मान लो निकले, कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। तो इसका एक फॉर्मूला डेराइव हुआ, मतलब थीटा कुछ भी हो सकता है, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30, 35, 45, 90, 180। अभी पढ़ा है ना, डिफरेंट एंगल पर डिफरेंट नंबर निकलते हैं। सबसे ज्यादा किस पे निकलते हैं? 0 से 15। एन का फॉर्मूला ही डिराइव कर दिया, के एक कांस्टेंट है, डिवाइड बाय क्या है? साइन की पावर 4 थीटा बाय 2। तो एन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? साइन के। साइन थीटा। क्लियर है? तो अगर देखो थीटा बढ़ाने से साइन की वैल्यू तो क्या होती है बच्चे? बढ़ती है, लेकिन 1/sin की वैल्यू क्या होगी सर? घटेगी। तो 1/sin की वैल्यू अगर ध्यान से सुनना, 1/sin इसकी वैल्यू घट रही है, ध्यान से सुनना, या ऐसे समझ लो साइन की वैल्यू बढ़ रही है तो एन की वैल्यू क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। समझ में आ रहा है? सोचो थोड़ा सा। और साइन की वैल्यू अगर घट रही है तो एन की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए मान लो, तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा, और 1/0 समथिंग क्या हो जाएगा? इनफिनिटी। तो एट 0 डिग्री एन किसको अप्रोच कर जाएगा? इनफिनिटी को। ग्राफ देखो भी तो सही ना, देखो जब ये y क्या है? y का मतलब नंबर ही है, नंबर n। तो देखो जब थीटा 0 के आसपास है तो देखो ग्राफ कहाँ है? कहीं मिल रहा है? ऐसा दिख रहा है कहीं मिल रहा है? नो सर। तो ये कहाँ मिलेगा अगर मिलेगा मैं सही तो? और धीरे धीरे जब मैं थीटा बढ़ाऊंगा एन की वैल्यू कम हो जाती है, तुम्हें पता ही है, क्योंकि धीरे धीरे थीटा बढ़ने से एन की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए ग्राफ धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या कैसे ये ग्राफ आया हुआ है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइन के फंक्शन के, और साइन का भी पावर 4 है, थीटा बाय 2 साइन की पावर 4 है, ठीक है? कहीं कहीं जगह तुम्हें थीटा बाय 4 भी दिख जाता है ये, पर थीटा बाय 2 ही लेके चलो, ठीक है? यहाँ पर क्लियर है सबको? सर तन्निका बोल रही है उसकी ज्वाइन नहीं हो रही। क्या कह रहे हो दिव्या? तन्निका बोल रही है ना कि उसकी ज्वाइन नहीं हो रही क्लास। अभी तो ज्वाइन हुआ कोई?
वो कह रही है ज्वाइन नहीं हो रही, नहीं ज्वाइन कर लूं क्या? मैंने कौन सा मना किया किसी बच्चे को ज्वाइन करने से? मैंने कब मना किया? चलो ठीक है, तो देखो जैसे जैसे, हाँ जैसे जैसे थीटा हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे एन की वैल्यू घट रही है। थीटा जब 0 है तो एन किसको अप्रोच कर रहा है? एन किसको अप्रोच कर रहा है? तो एन किसको अप्रोच करेगा? बोलो, इन्फिनिटी को। सब बोलो, एन किसको अप्रोच करेगा जब थीटा 0 हो रहा है? तो इन्फिनिटी। धीरे 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 एन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसी वजह से एन क्या है? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इन्फिनिटी। स्कैटर्ड एट एंगल थीटा। हैरी को अब सुनाई दे रही है मेरी आवाज, वो वाली। ये अगर थीटा कम होगा तो एन कहाँ जाएगा? अब बोला है वो इन्फिनिटी, है ना? सर चलो, मैं बोला ही नहीं। किसने बोला फिर? तो अभी बोला ही नहीं। अभी तो हैरी की आवाज लग रही थी मेरे को। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। चलो अब एक और, अब यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होती हैं बच्चे, उनको समझना बहुत जरूरी है। कई बार हम उससे दिक्कत हो जाती है, हमें सेम सेम लगती है लेकिन वो सेम है नहीं। देखो एक तो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तुमने देखा एक भी अल्फा पार्टिकल टकराया नहीं था न्यूक्लियस से। टकरा रहा था क्या? नो सर। हमें तो नहीं दिखा, हमें तो नहीं दिखा एक भी टकराता हुआ। क्यों सर, क्यों नहीं दिखा? पॉजिटिव पॉजिटिव थे। पॉजिटिव पॉजिटिव थे, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा पास तो जा ही सकते हैं ना। कोई ज्यादा पास जा सकता है, कोई कम पास जा सकता है। कौन ज्यादा पास जाएगा, कौन कम पास जाएगा, बता सकता है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जो वीकली बोलो भाई। यहाँ पर मेरा ध्यान से सुनो, यहाँ पर मेरा न्यूक्लियस है, ये एटम है, इसके अंदर कौन है? कौन है ये? न्यूक्लियस। और मैं कौन भेज रहा हूँ साथ में? अल्फा पार्टिकल। दोनों पे क्या चार्ज है बच्चे? पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल गया, एक अल्फा पार्टिकल तो ऐसे ही चला गया ऐसे, और एक अल्फा पार्टिकल गया इतना पास जाके आ गया। अब बताओ कौन ज्यादा पास है, ऊपर वाला या नीचे वाला? ज्यादा पास तक कौन गया, ऊपर वाला या नीचे वाला? न्यूक्लियस के ज्यादा पास तक कौन गया? और अच्छे से अगर तुम्हें दिख नहीं रहा ना, रुको रुको और अच्छे से देख लेते हैं अगर तुम्हें नहीं दिख रहा। अब बता दो कौन गया ज्यादा पास? नीचे वाला। रेड वाला या येलो वाला? रेड वाला। रेड वाला। तो क्या फर्क है दोनों में? सर एनर्जी का फर्क है। वो ज्यादा एनर्जी से आया था रेड वाला, और येलो वाला कम एनर्जी से आया था। एक तरीका तो ये है समझने का, लेकिन हम क्या समझ रहे हैं देखो ध्यान से। तुमको पता है अल्फा पार्टिकल टकराएगा तो नहीं? सर अल्फा पार्टिकल जब आ रहा है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, दोनों पे चार्ज कैसा है सर? पॉजिटिव। तो अल्फा पार्टिकल आ रहा है सर, आ रहा है, ये पॉजिटिव दिख गया इसको, तो ये तो बहुत एनर्जी से आ रहा था लेकिन पॉजिटिव दिख रहा है, ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इसकी एनर्जी धीरे धीरे अल्फा पार्टिकल की क्या हो जाएगी? कम। जितना ज्यादा पास में आएगा, जब बिल्कुल पास में जब ये आ सकता है, जितना ये आ सकता है मान लो इतना ही पास में आ जाता है, तो पास में आते आते इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बिल्कुल जीरो। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक। तो यहाँ से जब वो आ रहा था तो सिर्फ इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन जब बिल्कुल पास में पहुंच गया तो काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी किस में बदल गई? पोटेंशियल एनर्जी में। तो जब अल्फा पार्टिकल, मतलब कैसे पता लगेगा कौन सा अल्फा पार्टिकल कितनी पास में आ रहा है? मतलब यहाँ तक पहुंचा एक पार्टिकल, तो इसका मतलब यहाँ पर आके ये रुक गया, इसका मतलब इसकी सारी की सारी एनर्जी यहीं पर किस में बदल गई? पोटेंशियल एनर्जी। कोई आगे तक गया, इसका मतलब इस पॉइंट पर आके इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में बदली? पोटेंशियल एनर्जी। तो जो जितना पास आ सकता है, ये देखो ये ज्यादा पास है रेड वाला, तो देखो इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर कम है या ज्यादा है? रेड वाले का कम है। और इसका क्या है सर? ज्यादा है। इतना ज्यादा जो पास आ सके न्यूक्लियस के कोई भी पार्टिकल, तो मतलब अच्छा ये अल्फा पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा इतना पास आ सकता है ना न्यूक्लियस के, इतना। यस सर। और ये इतना, तो कोई अल्फा पार्टिकल कितना न्यूक्लियस के ज्यादा पास में आ सकता है, उसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ में आ रहा है? यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल आया ये नीचे से, और वो सिर्फ यहीं से निकल गया, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? सिर्फ इतना सा दिख रहा है, ये सिर्फ इतना ही पास आ पाया न्यूक्लियस के, इससे ज्यादा पास तो
नहीं आ पाता। समझ में आ रही है बात कि कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के मैक्सिमम कितना पास आ पाया, है ना। मैक्सिमम पास आना मतलब उसके और न्यूक्लियस के बीच में दूरी सबसे कम होगी या सबसे ज्यादा होगी उस पॉइंट पे? सबसे कम होगी। इसीलिए देखो क्या लिखा हुआ है, द कौन सा डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस मतलब वो कितना पास आ सकता है, तो न्यूक्लियस और उसके बीच में कितना कम से कम डिस्टेंस रहेगा, वही उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम विच द न्यूक्लियस अप टू विच एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो पास आ सकता है किसके, न्यूक्लियस के। और कब तक पास आएगा वो तुम्हें पता है, उसके आते 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 मैक्सिमम जब वो बिल्कुल पास आ जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल रेस्ट पर, है ना। रेस्ट। उसके बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर सकता है, वो उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और इसको आर नोट से लिखते हैं। और तुम्हें इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बता, सिंपल सी एक बात बता दूं, इसके अंदर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पोटेंशियल। एट आर नोट मतलब जब डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच के पास बिल्कुल क्लोजेस्ट अप्रोच के इक्वल होगा, बट इससे पास न्यूक्लियस नहीं आ सकता अल्फा पार्टिकल पे, तो इस पॉइंट पर जब वो न्यूक्लियस है तो इस टाइम पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी किसमें बदल जाएगी, पोटेंशियल। क्लियर है सबको। यस तो आर नोट का फॉर्मूला है, अगेन इसको तुमने लर्न नहीं करना है एट द एंड, बट तुम्हें कैसे डिराइव करना है अगर वो भी सीखना है तो वो भी मैं बता रहा हूँ, बट एट द एंड तुम्हें वो दिमाग में रखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पेपर में बार बार डिराइव तो नहीं करने बैठोगे ना, यस सर। है ना। तो बता देता हूँ फिर भी यहाँ पे देखो, तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल गई, पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी को तो यही लिखो, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं सर, अब यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स है और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो फोर्स का होता है, आर के Q1 Q2 अपॉन आर। तो काइनेटिक एनर्जी को एज इट इज लिखा मैंने, के को के लिखा, Q1 यहाँ पर कौन कौन है, एक तो है अल्फा पार्टिकल, दूसरा कौन है न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, हीलियम 2 पॉजिटिव को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो एक पॉजिटिव मतलब एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है E, इस पे कितना है 2 पॉजिटिव, तो इस पे कितना लिख दूंगा 2E। तो ये तो Q1 की वैल्यू आ गई। किसी को दिक्कत है जब अल्फा पार्टिकल पे इतना चार्ज होगा, किसी को डाउट इसमें, नो सर। पक्का। यस सर। अच्छा अब दूसरा कौन है सर, न्यूक्लियस, दूसरा कौन है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का चार्ज किस वजह से होता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन। अच्छा तो एक प्रोटॉन पे चार्ज फिर से E, लेकिन कितने प्रोटॉन्स होंगे कैसे पता लगेगा, जिस एटम की बात कर रहे हो उसके अंदर कितने प्रोटॉन है कैसे पता लगेगा, सर जो उसका क्या होता है एटॉमिक नंबर, उसका क्या होता है एटॉमिक नंबर, उतने ही उसके पास क्या होते हैं प्रोटॉन्स। तो अगर एक प्रोटॉन का चार्ज E है तो कितना एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को किससे लिखते हैं, Z से। तो Z प्रोटॉन का कितना हो जाएगा, Z इंटू E, ये हो जाएगा न्यूक्लियस का चार्ज। किसी को कोई डाउट इसमें तो पहले देख लो अच्छे से, नो सर। पक्का। कैसे मैंने प्रोटॉन कैसे मैंने, हाँ बोलो तनिका। सर ये तो समझ आ गया ना, पर इसके पीछे जो समझाया वो नहीं आया। ये समझ में आ गया ना, ये आ गया। लेट आए थे ना, यस सर। कोई बात नहीं हम लास्ट सर में, वो ना हाँ हाँ कोई दिक्कत मेरे नहीं है को बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रीजन हो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है हम बता देंगे। अभी यहाँ तक समझो एक बारी, फिर इसके बाद लास्ट में तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है सर, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, किसके पास आ रहा है, न्यूक्लियस के पास आ रहा है। तो अभी के लिए दिमाग में ये रखना, मैं आर नोट निकाल रहा हूँ, आर नोट मतलब कितना पास आ सकता है, कितना पास आ सकता है। और पास आने की तरीका ये कंडीशन है क्या कि उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगी, सारी की सारी पोटेंशियल। तो वही देखो तुम अभी, ठीक है। तो जब वो बिल्कुल पास आ जाएगा तो उस सबसे पास वाले डिस्टेंस को बोलता हूं मैं तरीका, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी को किससे लिखता हूं, आर की जगह क्या लिख दूंगा अब, आर नोट, नोट। ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, Yes. ये चार्ज हो गया प्रोटॉन का, अल्फा पार्टिकल का, ये चार्ज हो गया न्यूक्लियस का, और नीचे क्या हो जाएगा आर नोट। ठीक है। अब आर नोट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 को बाहर ले लो, के जेड ई का क्या है स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी।
में आ रहा है? तो आर नोट का फॉर्मूला क्या बन गया, याद रख लेना, 2kze² अपॉन में काइनेटिक। और ये k क्या है सर? अब ये कांस्टेंट वो वाला है जो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते थे, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पर k यही तो लिया है हमने। k क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब जो कूलम्बिक कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? कूलम्बिक कांस्टेंट 2kze² अपॉन में काइनेटिक एनर्जी, ये है आंसर। इसको तुमने दिमाग में रखना ही पड़ेगा। मैं लास्ट में जाते जाते, हमको आज तक किसी फॉर्मूले को लर्न करने में दिक्कत आई है क्या? बताओ। नहीं ना, तो इसमें भी नहीं आएगी 100%। जिसने क्लास रोज लगाई है उसको कभी भी किसी भी फॉर्मूले को लर्न करने में तो दिक्कत नहीं आई होगी मेरे के हिसाब से, है ना? हम इसको भी लर्न करवा देंगे, टेंशन मत लेना। 2kze² अपॉन काइनेटिक एनर्जी। चलो फिर, तो ये है आर नोट का फॉर्मूला। और आर नोट को ही क्या बोला है मैंने? डिस्टेंस ऑफ approach. ठीक है। और चाहो तो अभी इसका फटाफट फॉर्मूला कर लेते हैं, आओ इसको रिवाइज भी कर लेंगे। देखो 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 देखो, तुम्हारे लिए लेके तो आया था मैं, अभी तुम यहाँ पर नहीं कर सकता, तुम्हें आगे बताना पड़ेगा। तुम्हें 1 सेकंड दोगे मुझे बस? यस इसको हटा दूंगा ना ताकि तुम्हें सारा दिख जाए। चलो आइए, कहाँ पर थे हम बच्चे? हम वहां तक थे ना, आर नोट का फॉर्मूला कर रहे थे, राइट? Yes, sir. दिख रहा है सबको? तो इसका फॉर्मूला क्या है? 2kze² अपॉन में काइनेटिक एनर्जी। इसमें तो किसी को कोई डाउट है नहीं। हाँ सर। 1 एटर्निटी लेटर, इतना तो नहीं हुआ बच्चे, है ना? ठीक है। अब न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ लिया बच्चे, ध्यान रखना। एक तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है उसके बारे में भी आएंगे। न्यूक्लियस के बारे में हमने अभी अभी क्या पढ़ा है? न्यूक्लियस, यहाँ पर एटम है, इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। और तुमने पढ़ा होगा न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है? Proton. इलेक्ट्रॉन मत बोलना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, है ना? मुझे एक बात बताओ, सबको पता है न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? किसी को पता है न्यूक्लियॉन्स? जब 2 से ज्यादा न्यूक्लियस हो। क्या बोल रहे हो? गेस कर क्या रहा हूँ, होता है जब 2 से ज्यादा न्यूक्लियस हो। दोबारा बोलो, मुझे समझ में आया। हैरी बोल रहा है कि जिसमें 2 से ज्यादा न्यूक्लियस हो। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे होगा, है ना? न्यूक्लियॉन्स हो। कोई अलग नाम नहीं है। न्यूक्लियॉन्स किसका नाम है सर? इन्हीं का नाम है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के ही क्या बोल देते हो? न्यूक्लियस। तो अब कोई तुमसे पूछे न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है, तुम अलग अलग मत बोलो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, सीधा बोलो न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स के अंदर दोनों चीजें आ जाती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर है सबको? ठीक है। अब तुम्हें एक तो पता है एटॉमिक नंबर जिसको लिखते हैं Z से। अब कोई बच्चा मेरे को बताएगा मास नंबर क्या होता है? फटाफट बताए तो। सर डबल लेते हैं सर एटॉमिक नंबर का। हाँ दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो तनिका? मैंने बोला एटॉमिक नंबर का ना डबल कर देते हैं। पर ये होता क्या है मास नंबर? देखो, हम सबसे पहले केमिस्ट्री में हम बहुत बार पढ़ते भी हैं ये चीजें, और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। ये हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं मास नंबर को मास से रिलेट करते हैं। होता क्या है ये मास नंबर? लिख देते हो तुम, है ना? जैसे
तुम लिख देते हो हीलियम का मास नंबर 4 है, इसका मतलब सर, और फिर तुम्हें ये भी नहीं पता न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए ए को जेड से माइनस करते हैं, पता है लेकिन क्यों करते हैं ये भी नहीं पता ना। यस सर। सर तो ध्यान दो टोटल मेरी बात। बोलो बोलो, जैसी सोनाक्षी कुछ बोल रहे हो आप? सर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वेरी गुड सोनाक्षी, बहुत बढ़िया। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्या लिख दूं सीधा ही? न्यूक्लियन। Nucleons. न्यूक्लियन। किसी एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं वही उसका क्या है, मास नंबर। मतलब मास नंबर कुछ नई चीज नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दो वही क्या है उसका मास नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? सिर्फ नंबर ऑफ Proton. प्रोटॉन। और अब तुम्हें देखो न्यूक्लियॉन्स के अंदर आ गया न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो एट मास नंबर ए, उसमें अंदर क्या है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। एटॉमिक नंबर में सिर्फ क्या है, प्रोटॉन्स के नंबर हैं। अब तुमसे कोई न्यूट्रॉन पूछ लेगा तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ए को जेड में से माइनस करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है ना बात? मतलब मान लो ये 15 है और ये 10 है, तो आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 5। ऑब्वियस सी बात है, तभी ये फॉर्मूला जाके इजाद हुआ। समझ में आ रहा है ना सबको? कैसे पता चला? मास नंबर क्या होगा, दोबारा सुन लो, मास नंबर इज द नंबर ऑफ, हाँ मास नंबर इज, अरे इधर आ जाओ, मास नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी सीधा ही बोल दो नंबर ऑफ न्यूक्लियस। और Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और दोनों को माइनस कर दूंगा तो क्या निकलेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी इसमें। नो सर। नो सर। चलो अब यहाँ पे डिफरेंट हमने क्या पढ़ा था, इम्पैक्ट पैरामीटर पे आ जाओ। अब एक हमने पढ़ा था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अब एक और चीज पढ़ रहे हैं, इसको बोल रहे हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या होता है इम्पैक्ट पैरामीटर, कोई बताएगा? सर ये भी डिस्टेंस ही होता है। इम्पैक्ट कहाँ तक हो रहा है, रेडियस टाइप? ये डिस्टेंस होता है किसका, अल्फा पार्टिकल का, किससे, न्यूक्लियस की एक्सिस से। लेकिन देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता था मिनिमम डिस्टेंस, लेकिन ये डिस्टेंस है, लेकिन इसमें भी फर्क है थोड़ा सा। देखो कैसे, ये अभी मैंने पूरी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं करी। ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, दिख रहा है, एटम है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। एक अल्फा पार्टिकल ऐसे गया मान लो, और ये जाते जाते ऐसे चला गया, ठीक है, तो बीच में क्या हो, क्या पता वो इधर उधर हो जाए, हमें नहीं पता अभी कुछ। एक अल्फा पार्टिकल यहां से गया ऊपर से, इसके नीचे से, सॉरी रेड वाला, तो वो ऐसे चला गया उसको, ठीक है। बैक स्कैटर भी हो सकता है वैसे, ये तो कैसे भी चला गया सपोज कर लो, ठीक है। और दूसरा कहाँ चला गया सर, दूसरा यहां से चला गया सर, दिख रहा है सबको? यस सर। तो यहाँ पर ये डिफरेंट है सर। अब ध्यान रखो, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है सर, अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस की एक्सिस, न्यूक्लियस की एक्सिस को मैं डिफाइन कर देता हूँ, ये ब्लू वाली एक्सिस किसकी है, न्यूक्लियस है, जहाँ दिख रहा है सबको, न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस के सेंटर से ली हुई है ना ये एक्सिस मैंने, न्यूक्लियस के सेंटर से, ये किसकी एक्सिस हो गई, न्यूक्लियस एक्सिस। तो अब ध्यान से देखना, न्यूक्लियस की एक्सिस से ही डिस्टेंस किसका, अल्फा पार्टिकल का, लेकिन वो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, Perpendicular. तो अब वो डिस्टेंस ये भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो अलग अलग हो गए सर। तो कौन सा डिस्टेंस, पढ़ो क्वेश्चन इक्वेशन, उसके अंदर डेफिनेशन के अंदर, सेंट्रल लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द क्या, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मतलब जहां से अल्फा पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है अपना मोशन। तो ग्रीन वाले का इम्पैक्ट पैरामीटर ये हो जाएगा, ब्लू लाइन से उसका डिस्टेंस कितना है, देखो ब्लू लाइन से उसका डिस्टेंस कितना है न्यूक्लियस की एक्सिस से, ये पूरा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट पैरामीटर ग्रीन वाले का। दिख रहा है सबको? Yes, sir. इम्पैक्ट पैरामीटर को लिखता हूँ बी से,
तो ग्रीन वाले का इम्पैक्ट पैरामीटर इतना हो गया। ऐसे ही रेड वाले का इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ इतना। और एक और ग्रीन वाला है डार्क ग्रीन, उसका इतना होगा। दिख रहा है सबको? यस सर। यस तो देखो सबसे कम इम्पैक्ट पैरामीटर किसका है? लाल का। रेड वाले का। और सबसे कम इम्पैक्ट पैरामीटर उसका है, मतलब उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से सबसे कम है। कम। सबसे कम है, वो न्यूक्लियस के बहुत पास से गुजरेगा। और जो सबसे पास से गुजरेगा वो डिफ्लेक्ट भी सबसे क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो जो सबसे पास से गुजरेगा उसका मतलब उसका इम्पैक्ट पैरामीटर सबसे कम, लेकिन उसकी डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा। ज्यादा। समझ में आ रहा है क्या? जितना ज्यादा पास से गुजरेगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। किसी को कोई डाउट? समझ में आ रहा है? क्लियर है? डिस्टेंस, एक होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि कितना पास में आ सकता है न्यूक्लियस के, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें कोई परपेंडिकुलर का चक्कर नहीं है। लेकिन इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द न्यूक्लियस टू द अल्फा पार्टिकल। लेकिन अल्फा पार्टिकल कब का? जब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ध्यान से सुनो, perpendicular distance of the initial velocity vector of the alpha particle to the axis of न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? सेंट्रल लाइन, मैंने जो एक्सिस बोला उसी को इसने क्या बोल दिया? सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन से अल्फा पार्टिकल, लेकिन कहां पर? जब वो शुरुआत कर रहा है। और शुरुआत को क्या बोला मैंने? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का अल्फा पार्टिकल का किससे डिस्टेंस? सेंट्रल लाइन से न्यूक्लियस की, उसको क्या बोल रहा हूँ? इम्पैक्ट पैरामीटर। किसी को कोई डाउट है तो बता दिया जाए। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलें आगे। पक्का? आइए, ये तुमने पढ़ा होगा बच्चे, आइसोटोप्स सबने पढ़ा होगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंस ऑफ आइसोटोन्स क्या? आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स जिनका मास मास नंबर का मतलब समझ रहे हो? जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग है। समझ रहे हो? मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? अलग अलग। और दूसरे तरीके से सर, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर क्या है? सेम है, उसी को क्या बोला है? आइसोबार। और जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, उसको क्या बोल दिया? आइसोटॉप्स। समझ में आ रहा है? अब एक और चीज होती है आइसोटोन्स। वो क्या होता है? आइसोटोन्स न्यूट्रॉन सेम होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द एटॉमिक न्यूक्लियस। सेम एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है। देखो, सिर्फ यही दिमाग में रखना, एटम्स जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स क्या हो? सेम। फॉर एग्जांपल, एटॉमिक नंबर सेम होना जरूरी नहीं है ना उनका। नहीं, न्यूट्रॉन ही बोला था। हाँ, न्यूट्रॉन्स का सही है। मुझे सुनाई दिया कि एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर जिनके न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो, ऐसा नहीं बोलेंगे। नहीं ठीक है? सर, ऐसा नहीं बोला। हाँ, फिर ठीक है, ठीक है। तो एटॉमिक न्यूक्लियाई जिनका नंबर क्या है? न्यूट्रॉन्स का डिफरेंट। जैसे यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्या है? पोटेशियम है। क्लोरीन के अंदर देखो कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 37 में से 17 को माइनस करो, कितना आएगा? 20। और ऐसे ही 39 में से 19 को माइनस करो, तब भी कितना आएगा? 20। तो पोटेशियम में और क्लोरीन में क्या है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, इसलिए आइसोटोन्स है। क्या है? आइसोटोन्स। और आइसोमर्स तुमको पता होगा, जिनकी डिफरेंट क्या होगा बच्चे? आइसोमर्स, हाँ, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। और तुमको डिफरेंट, तुमने पढ़ा भी होगा आइसोमेरिज्म, पढ़ा है ना? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हो जिसमें तुम, हाँ, तो ये तो तुम्हें पता हो। एक नई चीज है आइसोडायाफर्स। ये क्या होता है बच्चे? ये कभी कभी पूछ लेता है, आइसोडायाफर्स ये क्या होता है? सोचो थोड़ा, इसमें लिखा भी हुआ है, देखो ध्यान से अगर पढ़ोगे तो। जिनके एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो? सेम हो। सर समझ नहीं आई? मतलब मान लो एक एटम एक्स है, एक एटम क्या है? वाई।
इनका मास नंबर भी डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी क्या है, डिफरेंट है। लेकिन एक्स के अंदर मान लो प्रोटॉन्स है मान लो 5 और न्यूट्रॉन्स है मान लो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स है 5 और न्यूट्रॉन्स है मान लो 6 तो या 8, तो कितना ज्यादा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से? 3 बोलो बोलो कितना ज्यादा है? 3 बोलो 3 ज्यादा है ना? तो न्यूट्रॉन्स कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। ऐसे ही वाई के अंदर मान लो प्रोटॉन्स तो है 11, न्यूट्रॉन कितने हैं? 14, तो अभी भी न्यूट्रॉन कितने ज्यादा हैं? 3 एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें भी 3 है, इसमें भी कितने हैं? 3 है। प्रोटॉन से ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 3 है सर दोनों। तो ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम ना हो लेकिन एक्सेस नंबर, मतलब प्रोटॉन को काउंट करने के बाद, जैसे 5 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन है, तो कितना एक्सेस हो गया? 3। तो 3 एक्सेस न्यूट्रॉन के। ऐसे ही उसमें देखो 11 प्रोटॉन है 14 न्यूट्रॉन है, लेकिन कितने एक्सेस है न्यूट्रॉन? 3। तो दोनों में एक्सेस नंबर सेम है ना न्यूट्रॉन्स का। तो ऐसे स्पीशीज को क्या बोलता हूं? आइसोडायाफर्स। क्या बोलूंगा? आइसो। क्लियर है सबको? अभी इसका एग्जांपल भी देखते तो तुम्हें क्लियर होगा। देखो जैसे इन्होंने दे रखा है सोडियम और एल्युमिनियम। सोडियम की मैं बात करता हूं ध्यान से, तो सोडियम के अंदर बनाना मुझे कितने हो जाएंगे न्यूट्रॉन्स? निकालते हैं। सोडियम है 23, इसका क्या है? मास नंबर है, और एटॉमिक नंबर क्या है? 11। तो इसके अंदर प्रोटॉन्स तो कितने हैं? 11। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं बच्चे? 23 में से 11 को माइनस करो, 12 तो एक्सेस न्यूट्रॉन कितने हो गए? 1। अच्छा अब दूसरा देखो, एल्युमिनियम है 27 और 13, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं बच्चे? 13 और न्यूट्रॉन देखो कितने हैं? 27 में से 13 को माइनस करो तो कितना आएगा? एक्सेस कितना ज्यादा है? न्यूट्रॉन 14। तो देखो 21 आता है 1 +1 आ, देखो इसके अंदर +1 एक्सेस आ रहा है। एक्सेस नंबर कितना है? एक्सेस नंबर सेम है। तो ऐसी स्पीशीज को क्या बोलूंगा? आइसो। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं, ये नहीं पढ़ी होगी ना अभी तक तुमने, शायद नहीं पढ़ी ना। नो सर चलो फिर आगे चलो। अब ये न्यूक्लियस के साइज, अब फिर से ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है बच्चे, ध्यान रखना ठीक है। अभी तक जितना हो पा रहा है, जो मैं दिमाग में रखवा रहा हूँ उसको याद रखना ठीक है। मैं भी रिवाइज भी करा दूंगा फटाफट। न्यूक्लियस का साइज स्मॉल है, सब कुछ ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हम न्यूक्लियस का रेडियस जो है उसके लिए एक फॉर्मूला डराइव हुआ है एक्सपेरिमेंटली। वो क्या है? R इज इक्वल टू R0 a की पावर 1/3। ये क्या है सर? ये न्यूक्लियस की रेडियस निकालने का फॉर्मूला डराइव हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस को स्टडी किया। तो कैसे सर? R तो क्या, A क्या है सर यहाँ पर? मास ऑफ नंबर, तो मास नंबर का क्यूब रूट है। और यहाँ पर R क्या है? रेडियस ऑफ। और R0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई है बच्चे, इसीलिए मैं इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड। हाँ, इसकी वैल्यू क्या है? लगभग 1.4 फर्मी मीटर। क्या बोलेंगे? 1.4 फर्मी मीटर। 1 फर्मी मीटर किसके इक्वल होता है? 10 अब यहाँ पर न्यूक्लियस के साइज के जितने भी तुम एग्जांपल पढ़ोगे, जितना भी तुम करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में तुम्हें मिलेगा उसकी यूनिट किस में मिलेगी? फर्मी मीटर में मिलेगी। ऐसे एटम्स के अंदर किस में मिलती थी एटम का साइज? मैंने बताया था एंगस्ट्रॉम। किस में मिलती थी? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इक्वल होता था 10 टू पावर माइनस 10। ये किसका साइज था? साइज ऑफ एटम। और ये फर्मी मीटर किसका है? साइज ऑफ न्यूक्लियस। मतलब कौन बड़ा है? 10⁻⁻10 -10 है ना? ये तो पक्की बात है ना। और ये कॉमन सेंस भी हमारी कि एटम के अंदर न्यूक्लियाई है तो वो छोटा ही होगा ना एटम से। ऐसा तो नहीं है न्यूक्लियाई के अंदर एटम है। तो ऐसे मत कंफ्यूज होना, यहाँ पर 10 है यहाँ 15 है इसलिए न्यूक्लियस का साइज ज्यादा है, कोई ऐसे मत बोल देना। आगे क्या लगा हुआ है उसके? नेगेटिव साइन भी है ना? तो कौन बड़ा है बच्चे?
Atom. Atom. तो एटम का साइज होता है कितना है 10⁻⁻10 का 10 और न्यूक्लियस का कितना होता है 10⁻⁻। अब ये जो इक्वेशन है R इज इक्वल टू R नॉट A की पावर 1/3 ये ज्यादातर किसके लिए वैलिड रहती है? लाइटर न्यूक्लियस के लिए। बहुत ज्यादा हैवी न्यूक्लियस हो जाए उसके लिए ये वैलिड नहीं रहेगी। उसके रीजंस होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इस लेवल पे तो नहीं पढ़ोगे। तो उसके रीजंस होते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन्स टू द प्रोटॉन्स रेशियो वेरी कर जाता है बच्चे उस टाइम, तो डेंसिटी में भी थोड़ा सा फर्क आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। अभी के लिए ये इक्वेशन वैलिड है जो तुम्हारे लेवल पर R इज इक्वल टू R नॉट A की पावर 1/3। अब इसको यूज करके हम एक खास बात निकालेंगे। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? पक्का? Yes, sir. यस सर। अब बात आती है डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तुमसे पूछ लेता है डेंसिटी न्यूक्लियस की बताओ मुझे। डेंसिटी कैसे निकालते हैं? डेंसिटी मास बाय Volume. Mass of the वॉल्यूम। मास को तो अब न्यूक्लियस की निकाल रहे हैं, याद रखना। न्यूक्लियस को मैं अगर स्फीयर मानूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी 4/3। Pi Pi R R cube. cube. और मास कैसे निकालूंगा न्यूक्लियस का? मास ऑफ न्यूक्लियस मतलब क्या क्या है उसके अंदर? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ Neutron. न्यूट्रॉन। तो Neutron. अगर मैं मान लूं नेट न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, मतलब अब क्या बोल देता हूं उनको? One न्यूक्लियन। nucleon. एक न्यूक्लियन का मास इतना है, अगर कितना माने? m मान लें, Yes, sir. m मान लो, ठीक है। तो मुझे बताओ कितने न्यूक्लियंस होंगे एक एटम में? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस किससे लिखते हैं उसको? A. ए से। तो अगर एक न्यूक्लियन का मास स्मॉल m मान लेते हैं ना, स्मॉल m, तो ऐसे ऐसे कितने न्यूक्लियन है बच्चे? ए न्यूक्लियंस। तो ए न्यूक्लियंस को किससे ए को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? M. तो ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. m क्या है? नो सर। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ कितना न्यूक्लियन? 1 न्यूक्लियन। मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। और ज्यादातर ना हम इसको क्या ही लेते हैं, जो प्रोटॉन का मास आता है ना उसी को हम न्यूट्रॉन का मास मान के चल लेते हैं कभी कभी अप्रोक्सीमेशन के लिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। लेकिन कभी कभी हम मान लेते हैं कि जो मास प्रोटॉन का है वही किसका है? न्यूट्रॉन का, सोल्व करने के लिए, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो अभी के लिए मैंने तुम्हें बोला है कि एक न्यूक्लियन का मास मतलब उसके अंदर प्रोटॉन भी आ गया और न्यूट्रॉन भी आ गया। चाहे तुम प्रोटॉन को न्यूट्रॉन उठाओ भी। चाहे तुम न्यूट्रॉन को उठाओ, एक वो दोनों न्यूक्लियन ही है, तो उनका मास क्या बोला है? m। ऐसे ऐसे कितने न्यूक्लियन होंगे? कितने न्यूक्लियन होंगे बोलो? ए न्यूक्लियन, क्योंकि ए ही तो क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियन, और इसी को क्या बोलता हूं बच्चे? मास नंबर, राइट। तो ये फॉर्मूला बने। तो ए भी है m भी है। m तो कांस्टेंट होता है। अगर अभी मैंने बोला जो प्रोटॉन का मास है वही न्यूट्रॉन का मान के चलते हैं, तो प्रोटॉन का मास तो कांस्टेंट है 1.67 × 10⁻⁻27। ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। अच्छा, 4/3 पाई, अभी रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस हमने निकाला है। क्या फॉर्मूला होता है ऐसा? R not A power 1 by a की पावर 1/3, इसका भी क्या है? क्यूब, राइट। r की वैल्यू पुट कर दो। अच्छा, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। am 4/3 पाई r नोट का भी क्या हो जाएगा? R not cube. क्यूब। a की पावर 1/3 का क्यूब सिंपल क्या हो जाएगा? a से a कैंसिल। तो ये डेंसिटी किसके इक्वल आ जाएगी बच्चे? 3/4 देखो m न्यूक्लियन का मास, वो तो कांस्टेंट होगा। 4/3 भी एक कांस्टेंट है, पाई भी क्या है? कांस्टेंट है, और r नोट भी क्या था? तो डेंसिटी भी क्या है? Constant. तो डेंसिटी कांस्टेंट का मतलब किसी भी न्यूक्लियस को उठा लो तुम, बहुत ज्यादा लाइट हाइट की बात नहीं कर रहा, जब जहां जहां ये इक्वेशन वैलिड है, r इज इक्वल टू r नोट a की पावर 1/3, तो किसी भी न्यूक्लियस उठा दो, न्यूक्लियस की डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी? Constant. कांस्टेंट। तो दो न्यूक्लियस को उठा के दे तो बताओ इनकी डेंसिटी क्या होगी? क्या बोलोगे सर? Constant. कांस्टेंट। क्लियर है सबको? तो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज कांस्टेंट। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ लो।
फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ, वैसे ही मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाता, अभी के लिए मान लो ये क्वेश्चन आ गया, रेडियाई को कंपेयर करना है तुम्हें, मास नंबर दे रखा है, तो बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे? रेडियाई मतलब दो मास नंबर दे रखे हैं, A1 कितना दे रखा है 27, A2 कितना दे रखा है 60। 64. तुम्हें R1 और R2 रेशियो ही निकाल दो, R1 बाय R2 की निकालनी, कैसे निकालोगे? Sir, R naught is 1/3. वेरी गुड, R0 A2 की पावर 1/, R0 से R0 कट गया तो R1 बाय R2 किसके इक्वल आ जाएगा? A1 बाय A2 की पावर 1/2. 1 by. और A1 बाय A2 कितना है? 27 क्या आ जाएगा? 3 3/4. 64 किसका क्यूब रूट है? किसका क्यूब है, सॉरी 4. 4 का 3/4। तो R1 बाय R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/4। ऐसे कर लें, क्लियर है सबको? Yes, sir. ऐसे ही अब ये भी कर सकते हो, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस निकालना है तुम्हें, लेड न्यूक्लियस का निकालना है। अगर ऑक्सीजन का दे रखा है तो ऑक्सीजन का है दे रखा है, ऑक्सीजन का क्या दे रखा है रेडियस, आर की वैल्यू R1 मान लो कितनी दे रखी है 2.8 × 10⁻⁻। Per minute. तुम्हें दूसरा का निकालना है, R2 निकालना है, फिर से वही R1 बाय R2 क्या आएगा बच्चे बताना, पिछले इक्वेशन में देखा है तुमने क्या आता है? A1 1/3 upon A2 हाँ, मतलब सिंपल ना, A1 बाय A2 की पावर 1/3। तो R1 तो तुम्हें गिवन है कितना बच्चे? 2.8 × 10⁻⁻। और R2 कितना है वो तो हम निकालना है? निकालना है, A1 कितना है? A1 अब ध्यान से देख के बोलो। वेरी गुड, कितना है? 16, क्योंकि एटॉमिक जो मास नंबर है ऑक्सीजन का कितना है 16 है। और A2 कितना है? 205. इसका क्यूब रूट। क्या अब ये R2 की वैल्यू निकाल पाओगे सब बच्चों? Yes, sir. हो जाएगा Yes, सबसे? यस सर। जिसको कंफ्यूजन होती है ना, वो ऐसा कर दिया करे, उसको क्यूब ले लिया करे उस साइड जाके, पर बात तो वही पड़ेगी, यहाँ से सोल्व करना ही पड़ेगा तुम्हें एक बार। क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. किसी को कोई भी डाउट है? जैसे ये देखो सेम इक्वेशन आई है, यही आया है क्या हमारा भी? बोलो 16/205 की पावर 1/3। किसी को डाउट? No, sir. चले आगे, चल सकते हैं? Yes, मैं sir. सोच रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें हम। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये तो हमने टिक कर दिया। वैसे तुम्हें पता था ना ये वाला ग्राफ, ये टिक हो गया गलती से हमसे। रदरफोर्ड वाला ग्राफ अभी पढ़ा था हमने, कौन सा आता था ऑप्शन नंबर? Yes, sir. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, पहले हल्के हल्के क्वेश्चन करते हैं। आओ सबसे पहले तो चलो ये भी कर ही लो यार, ये वाला बताना ही आंसर, देखते ही पता चलना चाहिए। मास डेंसिटी की रेशियो बताओ कैल्शियम और ऑक्सीजन की डेंसिटी की क्या आएगी? Sir, 5. कांस्टेंट होगी। तो बताओ फिर, अगर कांस्टेंट होती है तो क्या आएगी रेशियो? 0.1। कैसे? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? 0 सेम। तो दोनों की अगर सेम वैल्यू है तो क्या आएगी रेशियो? 1 हाँ, दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या आएगा रेशियो? 1। 2019 में आया हुआ क्या है सर? कैल्शियम की भी मान लो x है, ऑक्सीजन की भी मान लो x है, तो x/x क्या होगा? 1। क्लियर है ना सबको? इसमें Yes, कोई बड़ी बात थी नहीं, इसलिए तो कहा था फटाफट करते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन फटाफट यहाँ से भी करते हैं। आओ ये ट्राई करो, कैसे करोगे? एक अल्फा पार्टिकल है बच्चे, कितनी एनर्जी से आ रहा है? 5 मेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से, और 180 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें निकालना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कैसे निकालेंगे? Z. क्या क्या निकालना है पहले तो ये बताओ, कौन सा किस चीज का फॉर्मूला लगेगा? Sir, R0. आर क्या होता था? R0.
R naught. 2K 2Z Two square upon kinetic energy. That अपॉन Z काइनेटिक upon वेरी गुड वेरी गुड kinetic 2k दैट इज स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी। क्या निकाल नहीं सकता आप? Yes, Yes, sir. sir. 2 की जगह 2 लिखो। k क्या था? 1/4 तो क्या लिखते थे? 9 into 10 raised to power 9. into 10 to power 9 यही लिखते थे ना? yes k sir. की Yes, वैल्यू Yes. z क्या है सर? यूरेनियम। यूरेनियम के लिए एटॉमिक नंबर याद रखना 92 होता है। क्या होता है? 92. 2। और e की वैल्यू क्या है बच्चे? 1.6 into 10 raised to power minus 19 Yes, sir. का होते और नीचे क्या है? काइनेटिक Energy. Energy. वो भी दे रखी है कितनी? 5. 5 मेगा इलेक्ट्रॉन। बस यही कराऊंगा, इसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा क्योंकि हम सारा तो नहीं कर पाएंगे ना, इतना जल्दी करेंगे तो सबके ऊपर से भी जाएंगी चीजें, है ना? तो कोई बात नहीं। Yes. 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको कन्वर्ट करना है जूल्स में। तो मेगा के लिए तो क्या कर दूंगा? 10 रेज़ टू पावर कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? 6 के लिए मेगा में 6 होते हैं 10 रेज़ टू पावर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना सिखाया है मैंने। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल्स होते हैं? कौन बताएगा? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जूल। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल है? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे? तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 1.6 into 10 raised to power minus 19. 190. तो अब समझ में आ रहा है ये पूरी टर्म मैं कैसे लिख रहा हूँ? 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे कैसे लिखा है? Yes, sir. तो लिख दूं क्या? 5 into 10 raised to power 6 multiply 1.6 into 10 raised to power minus 19. 90। किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. No, sir. एक 1.6 19 से ये कट जाएगा क्या आराम से? Yes. बोलो। Sir. अच्छा, जो अलग अलग चीजें हैं ना उनको अलग अलग लिखो। 2 9 18 18 को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ? 92 से। डिवाइड बाय क्या है बच्चे? 5. 5 5 10 raised और to मल्टीप्लाई बाय ये 9 है, ये 19 माइनस का, तो कितना हो जाएगा? 10 रेज़ टू पावर माइनस 10. 10. माइनस 10। और ये 6 भी ऊपर जाके माइनस, तो माइनस 10 और माइनस 6 कितना हो गया? Minus minus 16. 16 माइनस 6। क्लियर है? अब इन्होंने ना ऑर्डर पूछा है सिर्फ, तो मेरे को सिर्फ ऑर्डर निकालना है, तो मैं अप्रोक्सीमेट करके भी निकाल सकता हूँ। तुम चेक कर, तुमने अगर पूरा सोल्व करना है तो तुम पूरा सोल्व कर दो। 92 को 18 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाय क्या कर दो? 5 कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया। लेकिन अगर मान लो कभी अप्रोक्सीमेशन लगाना ही पड़ जाए तो कैसे लगाओगे? ध्यान से लगाओगे। 18 को एक बार के लिए लिख दो 20। 92 को क्या लिख देता हूँ? 90 90। 5 को पढ़े रहने दो। इंटू 10 टू पावर माइनस 16। 16. ये 2 जीरो तो फटाफट बाहर निकालो, तो ये क्या बन जाएगा? 18/5 और 2 जीरो मतलब 10 की पावर minus 2 minus प्लस 14 ना 10 की पावर minus 2 Minus 14. माइनस का क्या हो जाएगा? 14 ठीक है, ये तो आता मिटर में क्योंकि सब कुछ ऐसा ही में लिया है, ये जूल है तो आंसर भी मीटर, लेकिन इसने पूछा है सेंटीमीटर में, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा? 100 से, 10 रेज़ टू पावर 2। तो कितना आ जाएगा? लगभग 10 रेज़ टू पावर माइनस का -12 12. तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? सी। अगर तुमने पूरा देखो, अगर तुम अप्रोक्सीमेट करोगे तो 100% ये वाली वैल्यू सही नहीं आएगी, लेकिन ये वाली वैल्यू क्या आएंगी? बिल्कुल सेम। 10 की पावर तो अगर निकालनी है तो अप्रोक्सीमेशन आराम से चल जाएगा। ठीक है, 18/5 सही आंसर नहीं होगा क्योंकि हमने क्या किया है? अप्रोक्सीमेशन किया है। 18 को 20 लिख दिया और 92 को क्या लिख दिया? 90 लिख दिया। हाँ, लेकिन 10 रेज़ टू पावर बिल्कुल क्या आएगा? सही आएगा। थोड़ा सा दिमाग से लाना, लेकिन ये तभी यूज करना जब 10 की पावर बहुत पास में हो, जैसे -12 जो दूर दूर हो, सॉरी 10 की पावर -12 है, फिर 10 है, फिर 15 है। कभी ऐसा हो ना -12 और -13 फिर -14 -11, तब ये इसको यूज नहीं करना मत क्योंकि करना फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तो बहुत गैप था इसीलिए मैंने करवाया। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो इसमें पूछ लो। No, sir. No, sir. तो यही है। अब थोड़ा सा ना एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूलाज को, ताकि हमारे दिमाग में नहीं। क्वेश्चंस तो हैं इसके ऊपर और भी, तो मैं करवाऊंगा आके भी, टेंशन मत लेना। फॉर्मूला क्या क्या है? आओ, सबसे पहले आर नोट का फॉर्मूला क्या है? 2
K K Z is there upon kinetic. 1 upon Kinetic. cos. और n का क्या था? K अपॉन में sin की K पावर upon sin theta Four theta by 2. theta by क्लियर है? और क्या पढ़ा था सर बताओ? R a power 1 by 3. हाँ तो हो गया R इज इक्वल टू R नोट A की पावर 1/3। यहाँ पर R नोट और ये R नोट डिफरेंट है। ये R नोट क्या है? डिस्टेंस ऑफ Distance of closest और ये R नोट की वैल्यू क्या है? 1.4 कितना मीटर? कौन सा मीटर? 1.4 millimeter. पर मिनट। क्लियर है सबको? और न्यूक्लियस की डेंसिटी कैसी रहती है? Constant. ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक? इम्पैक्ट पैरामीटर कौन सा डिस्टेंस होता है? Alpha particle or nucleus. हाँ, कौन सा डिस्टेंस लेके? Perpendicular distance. perpendicular distance. क्लियर है सब? आई थिंक अब क्लियर हो जाएगा। हाँ जी फिर सर। भी किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो। सर एक मिनट पीछे वो क्वेश्चन निकाल लास्ट करवाया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं सर इसके पिछला। नहीं सर इसके पिछला। ये सर ये वाला सर एक बार फिर बता दो सर, मेरा नेटवर्क चला गया था। इसमें क्या बच्चे डेंसिटी पूछिए, और डेंसिटी तो हमें पता है क्या होती है दोनों की, सबकी Constant. कांस्टेंट होगी। तो जो कैल्शियम की आएगी वही ऑक्सीजन की आएगी, तो दोनों को डिवाइड करके आंसर क्या आएगा? 1। 1. इसलिए रेशो तो क्या ही आएगी? 1 आएगी। ठीक है, 1. यस यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट है बच्चे। अभी ये भी क्वेश्चन रह गया हमारा, तो हम इसको करेंगे, तुम टेंशन मत लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक पहले किसी को डाउट है तो बताओ। No sir. नेक्स्ट क्लास में वैसे ही कि मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। 2 या 3 न्यूमेरिकल पढ़े हैं तुम्हारे प्रीवियस ईयर्स में, इतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं इसके। मैंने आज B2 में करवाया भी, B1 में सॉरी। ये देखो, एक ये अच्छा, ये तो तुम अभी कर सकते हो। यूरेनियस का मास बताना है किस पे कैसे वेरी करता है न्यूक्लियस के वॉल्यूम के साथ। हाँ मोहित बोलो। तो देखो इसने पूछा मास कैसे वेरी करता है किसके साथ? वॉल्यूम के साथ, न्यूक्लियस का। तो डेंसिटी क्या होती है? मास बाय Volume. Volume. अब क्या कांस्टेंट और मास क्या हो जाएगा फिर? डेंसिटी इनटू Volume. Volume. और डेंसिटी तो सबकी क्या होती है? Constant. Constant. तो मास किसके प्रोपोर्शनल हो गया? Volume. ऑप्शन नंबर A. क्लियर है क्या सबको? Yes sir. Yes. इसके अंदर आए भी इजी क्वेश्चन हुआ है, ये थोड़ा सा चेंज है। इसके अंदर हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। हालांकि ये 2 दिन का काम था बच्चे, क्योंकि B1 में मैंने आज करवाया, तो तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर में करवाना था, तो तुम्हारा थोड़ा सा जल्दी हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको कल के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कल जो तुम्हारा लेक्चर होगा उसमें बाइंडिंग एनर्जी होगा, तो ये मैं कंटिन्यू कर दूंगा, इसकी टेंशन मत लेना। बाकी जो फॉर्मूलाज वगैरह सब है वो तुम्हारे को सब कुछ रिवाइज है। क्लियर है? Yes, sir. Sir. ठीक है, फिर भी किसी को अभी भी डाउट है तो मेरे से पूछ लो। No, No sir. sir. ठीक है, और जो